Dear students, my dear viewers, and my dear subscribers, today I am going to teach those students who are reading English grammar with very sincerely. In English grammar, this branch is very important. Without the help of this branch, we cannot do anything. तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और कक्षा 5 से कक्षा 12 तक के बच्चों को ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस चैप्टर में हम लोग जो है टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि ये ग्रामर की एक ऐसी शाखा है जिसके द्वारा स्पोकन बोला जाता है और ये हमारे राइटिंग स्किल को तो सुधारता ही है, साथ ही साथ हमारे टीचिंग स्किल को भी सुधारता है ना। तो ये जो शाखा हमारा है टाइम एंड टेंस, टेंस के साथ टाइम लगा होता है। इसका मतलब है कि ग्रामर की एक ऐसी शाखा जो हमें वर्ब के फॉर्म का प्रयोग सिखलाता है। किसमें? तो सब्जेक्ट्स के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें समय की अवस्था का बोध कराता है कि ये जो काम हुआ, संपन्न हुआ, वर्क जो है कंप्लीट हुआ, वह किस समय में हुआ, है ना। तो ये शाखा के अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं, इस शाखा को हम लोग जो है टेंस कहते हैं कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए पहले देखते हैं कि टेंस वर्ब्स के जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। ये जो वर्ब का जो फॉर्म्स होता है उसका उपयोग जो है एक ब्रांच जो हमें टीच करता है, एक ब्रांच जो हमारा है वह हमें ये सिखलाता है कि कैसे जो है इस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स का हम लोग जो है उपयोग टाइम को इंडिकेट करने में करते हैं। इंडिकेशन ऑफ टाइम, इंडिकेशन ऑफ टाइम, ठीक है। इसीलिए टेंस के पहले टाइम लगा होता है ना। तो यहाँ हमने बताया आपको कि जो ग्रामर की एक शाखा है जिस शाखा में वर्ब्स का फॉर्म्स का उपयोग जो है हम टाइम को इंडिकेट करने में करते हैं और इसी ब्रांच को हम लोग टेंस कहते हैं। तो परिभाषा जो है इसी पर आपका दिया जाता है। टेंस की परिभाषा कैसे दिया जाता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं, है ना। डिफिनीशन ऑफ टेंस, डिफिनीशन ऑफ टेंस, टेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग पहले इसको जो है हिंदी में इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय करते हैं कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं या कुछ ऐसे मेन वर्ब्स होते हैं जिसमें हम लोग जो है ग्रामर की शाखा में जिसका उपयोग करते हैं। तो ये बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क कंप्लीट हुआ है वह किस समय में हुआ है और ये समय का इंडिकेट करता है, मतलब समय के बारे में हमें बताता है ना। तो इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, सच ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर who
teaches us, who teaches us in which way, in which way the forms of verbs are used to indicate about the time, is completed by subjects. इसका अर्थ हुआ कि सब्जेक्ट्स के द्वारा जो वर्क हुआ उसमें वर्ब्स का जो फॉर्म्स होता है वह हमें इंडिकेट करता है कि यह जो वर्क हुआ किस समय में हुआ, कर्ता ने किस समय में हुआ, कर्ता के द्वारा जो है वर्ब जो किया गया, कोई वर्क कंप्लीट किया गया वह किस समय में हुआ, है ना। तो टाइम जो है, अब देखिए यहाँ हम उदाहरण से समझते हैं, एक बार डिफिनेशन को बोलते हैं। सच ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर हु टीचेज अस in which the forms of verbs are used to indicate about the time is completed by subjects, then such branch of English grammar is called tense. ठीक है। Such branch of English grammar who teaches us in which the forms of verbs, in which way लिखेंगे यहाँ पर, in which way the forms of verbs are used to indicate about the time is completed by subjects, then such branch of English grammar is called tense. इसका मतलब हुआ ग्रामर की ऐसी शाखा को टेंस कहते हैं जो verbs के फॉर्म्स के द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम के बारे में बताता है कि वह किस समय में पूरा हुआ, है ना। तो ये हमारा एक परिभाषा हुआ इंग्लिश ग्रामर में टेंस का, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग दे रहे हैं, राम इज गोइंग, एक तरह से वाक्य हुआ, राम जा रहा है, ठीक है। इसी में लिखते हैं राम वाज गोइंग, मतलब राम जा रहा था, है ना। और यहाँ देख रहे हैं राम विल बी गोइंग, ये 3 तरह का वाक्य है। इसमें कह रहा है कि राम जा रहा है, तो जाने की क्रिया राम के द्वारा हो रही है ना। इसका मतलब हुआ कि जो इज गोइंग है, ये जो वर्ब्स है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग क्या है, तो जा रहा है। ये हमारे जो है वर्ब का चौथा रूप है और ये बता रहा है कि राम के द्वारा जाने की क्रिया अभी हो रही है, ठीक है। दूसरा है राम वाज गोइंग, तो वाज जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है और गोइंग जो है वर्ब का चौथा रूप है। तो ये गोइंग जो है ये बता रहा है और वाज ये बता रहा है कि जाने की क्रिया जो है कुछ समय पहले ही ख़त्म हो चुकी है ना। तो लास्ट जो वाक्य है विल बी गोइंग, तो इसमें विल का प्रयोग किया गया है और गोइंग वर्ब का चौथा रूप है। तो यहाँ ये बता रहा है कि राम के द्वारा जो है जाने की क्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है
और शुरू भी नहीं हुई है, वो होगी, आगे होगी, है ना। तो इस तरह से जो 3 उदाहरण आपको दिया गया, इससे आपको साफ जो है विदित हो रहा है, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, आपको इंडिकेशन मिल रहा है कर्ता के द्वारा किए गए वर्ब्स में कि जो है कर्ता ने एक काम को अभी शुरू किया है, दूसरे में ख़त्म कर लिया है और तीसरे में अभी काम वो शुरू नहीं किया है ना। तो इस आधार पर, एग्जाम्पल के आधार पर हम समझ गए कि ये वर्ब जो है वह टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, टेंस कहेंगे। तो टेंस की परिभाषा बताया गया। अब टेंस की परिभाषा के बाद टाइप्स बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिसमें अधिकांशतः लड़के, है ना, जो है मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो बताया डिफिनीशन ऑफ टेंस को एग्जाम्पल से बताया। अब हम लोग लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। तो इसको थोड़ा सा मैं विस्तृत से बता रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ टाइम एंड टेंस, सभी प्रकार के लड़कों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए लाभान्वित होने जा रहा है। इवन जो स्पोकन कर रहे हैं या बुक रीडिंग कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि उनको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट उनको जानकारी नहीं होता है। इसलिए उनको ये बहुत दिक्कत होता है कि आगे जब वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ टू पढ़ेंगे, मतलब कोई भी ग्रामर की शाखा अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको टाइम और टेंस पर पकड़ नहीं है तो आप उस शाखा को नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से जो ये टॉपिक आपको शूट किया जा रहा है HPL क्लासेस के माध्यम से, उसको आप लोग जो है अच्छा से देखेंगे, समझेंगे और फुल टाइम तक का वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेज। इसीलिए मैंने टेंस को पढ़ाने के पहले कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस आपको बता दिया, ताकि जो है आपको हाफ काम तो उसमें आपका हो गया है और आप हाफ काम आपको ये जब पढ़ लीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ फर्स्ट जो है ये प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सेकंड जो हमारा होता है उसको हम लोग जो है पास्ट टेंस बोलते हैं, इसको हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा इसका टाइप है वह फ्यूचर टेंस होता है। देखिए, इसके हिंदी मीनिंग को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी मीनिंग जो है इसका होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसका जो होता है भूतकाल, और इसका हो गया भविष्यत काल। ठीक है, तो वर्तमान काल का मतलब होता है जो कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, या ख़त्म हुआ है तो उसका प्रभाव अभी भी है। ठीक है, भूतकाल का मतलब हुआ कि काम जो है, वर्क जो है कंप्लीट किया जा चुका है, बहुत पहले किया जा चुका है, संपन्न हो चुका है। और भविष्यत काल का मतलब होता है
कि जो काम जो करता वर्क जो सब्जेक्ट के द्वारा अभी शुरू ही नहीं हुआ है, वो कब शुरू होगा ये मालूम नहीं है ना। तो इसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। और फ्यूचर टेंस जो है इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब आइए, अब जो है इसको जो है हम आगे की ओर क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाता है, फर्स्ट हो जाएगा, इसको ए से दर्शाते हैं, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, ठीक है। इसको इसका एक और नाम रखा गया है, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी का अब दूसरा वर्गीकरण दिया जा रहा है, वह जो है प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। दो दो नाम आपको बता रहे हैं। तीसरा जो होता है वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होता है वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए पास्ट टेंस के क्लासिफिकेशन में। तो इसमें हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इन डिफिनिट टेंस, जैसे यहाँ लिखा गया पास्ट सिंपल टेंस, है ना। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है जी। फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा इसका वर्गीकरण है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा जो वर्गीकरण में है, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं वर्गीकरण में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आइए फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वह है फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बुला सकते हैं। बी है फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसका दूसरा नाम है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी मिलेगा। अब हो जाएगा फ्यूचर
परफेक्ट टेंस, और लास्ट जो होता है डी नंबर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन को एक बार फिर देख सकते हैं, चाहे आपके वीडियो पर है, आप जो है इसको बार बार जो है जूम करके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस जब किया जाएगा तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीन आपका मेन टेंस होता है। और प्रत्येक टेंस का चार चार जो है क्या है, सब टाइप है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट में आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सेकंड में इसका आएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग जो है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं। पास्ट टेंस का तीसरा जो टाइप है वह है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा इसका टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार जब फ्यूचर टेंस में चलते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट पहला हो गया, इसे हम एक और नाम से जानते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल टेंस है ना। दूसरा जो होता है इसी में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होता है, जिसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं, कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस हुआ। अब जो है हम लोग पहले ये जानेंगे कि जो हमारा एक्जुलरी वर्ब होता है वह टेंस के हिसाब से कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट लोग क्या करता है कि जो है कहाँ किस टेंस में किस एक्जुलरी वर्ब का, किस हेल्पिंग वर्ब का हमें प्रयोग करना है, उसमें उन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्पिंग verbs है ना, on the basis of tenses, माने टेंस के आधार पर जो है हम हेल्पिंग वर्ब को कैसे डिफाइन करेंगे, माने किस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है जी। तो ये बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस बताए थे आपको जी, फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस। सेकंड जो है हमारा पास्ट टेंस है, और थर्ड जो हमारा है वह फ्यूचर टेंस है। ठीक है जी। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन से ऐसे जो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक्जुलरी वर्ब्स है, उस जिसको प्रेजेंट टेंस में रखा जाएगा, किस हेल्पिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रखा जाता है, और किस जो है हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब को फ्यूचर टेंस में रखा जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, उसके बाद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस में, तो आपको यहाँ थोड़ा सा मुझे कम मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ये हेल्पिंग वर्ब
जिसे हम एक्जुलरी वर्ब्स भी कहते हैं, वह जनरली जो है दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स, और एक होता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। तो याद रखिएगा कि ये जो वर्ब्स बताया जा रहा है ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही लागू होता है ना। एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में हर रूल्स में एक्सेप्शन होता है, तो इसमें अभी आपको एक्सेप्शन हम नहीं बता रहे हैं, जो जनरल रूल होता है उसी को बता देते हैं। सबसे पहले हम इज लगाते हैं, हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, एम होता है, एम ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद हैज, हैज लगाते हैं। सबका अर्थ हम बता देते हैं। इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है। उसके बाद हैज का मतलब होता है रखता है, रखती है, रखता है, रखती है, के पास है, को है, ये सारे इसके अर्थ होते हैं। अब आइए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में हम लोग आर को रखते हैं। आर का मतलब होता है पर बिंदु हो जाएगा, ठीक है, और यू के साथ लगेगा तो हो जाएगा। तो दो तरह का होता है ना। तो ये जो इसके बाद हैव को भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में ही रखा जाता है। तो हैव का मतलब होता है रखते हैं, है पर बिंदु लगाया जाएगा। तो ये जितने जो वर्ब्स बताए गए हैं ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है। अब आइए पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में भी दो तरह का होता है। एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होता है, और दूसरा जो होता है वह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, और कौन कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसका हम लोग केवल पास्ट टेंस में ही उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि सिंगुलर में हम वाज लेते हैं। तो वाज का हिंदी में अर्थ होता है था और थी, ठीक है। उसके बाद वेयर लेते हैं, वेयर माने थे, ठीक है। उसके बाद हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। जैसे मैंने रखता था, है ना, चाहे रखती थी, चाहे के पास था, को थी, है ना। ये सब जो होता है वह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में रखा जाता है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या होगा, यहाँ बताया जा रहा है वेयर होता है, सॉरी यहाँ वेयर नहीं होता है, वेयर प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल में इसको रखा जाएगा। यहाँ पर केवल वाज होगा और हैड होगा, और वेयर यहाँ रखा जाएगा। वेयर माने थे, और थी भी होता है, ये लेडीज के साथ होता है, मतलब स्त्रीलिंग होगा उसके साथ होगा, मतलब फेमिनिन होगा उसके साथ लगाएंगे। उसके बाद यहाँ हैड होता है, हैड माने होता है रखते थे, ये प्लूरल होता है, रखते थे, है ना। के इसके पास मतलब प्लूरल में ही
का उपयोग करते हैं। तो हमने ये बताया कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अगर इसमें इज का प्रयोग अगर पास्ट टेंस में कर देते हैं चाहे फ्यूचर टेंस में कर देते हैं तो आपको लोग क्या कहेगा कि भाई ये तो बहुत नॉनसेंस आदमी है, इसको जानकारी ही नहीं है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है किस टेंस में लगता है ना। अब आइए फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि फ्यूचर टेंस में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में जैसे कि इसमें भी जो है दो तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है। एक होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स, और इसमें भी जो होता है वह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। अब आइए इसको जानते हैं कि क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ध्यान से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में विल भी रखा जाता है और शैल भी रखा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ हुआ गा, गे, गी, है ना। इसका भी हुआ गा, गे, गी, है ना। अब प्लूरल में भी यही होता है, याद रखिएगा। विल का प्रयोग सिंगुलर के भी साथ होता है और प्लूरल के भी साथ होता है। हिंदी में वही अर्थ हुआ गा, गे, गी। और शैल, इसका भी हुआ गा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज जो मैं पढ़ाया हूँ उसको एक बार तो है उसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम टेंस पढ़े हैं, टेंस टाइम के साथ कैसे रिलेटेड होता है वो बताए हैं। उसके बाद उसका एग्जाम्पल बताए हैं। उसके बाद टेंस का क्लासिफिकेशन बताए हैं। और सबसे लास्ट में हमने ये बताया है कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स को जो है किस टेंस में रखते हैं, इसको बताए हैं, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। जितना समय तक का वीडियो है उतना समय तक देखें। इसको कम देखेंगे तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।